जब एससी और एसटी के लोग आरक्षण मांगते हैं तो ब्राह्मण लोग उनको कहते हैं ये आरक्षणवादी है। ओबीसी लोगों को कहते हैं ये जातिवादी है। मुसलमान लोगों को कहते हैं ये आतंकवादी है। और आदिवासी लोगों को कहते हैं ये नक्सलवादी है। और ब्राह्मण कौन है? राष्ट्रवादी है। नक्सलवाद सरकार कहती है ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। सरकार ही कहती है, जो लोग सरकार चलाते हैं वही कहते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। सुप्रीम कोर्ट कहता है ये नए आर्थिक नीति का परिणाम है। मतलब नक्सलवाद नई आर्थिक नीति का परिणाम है। लेकिन बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा ने ये निष्कर्ष निकाला है कि भारत सरकार और भारत सरकार में शामिल ब्राह्मण लोग आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं। 3 निष्कर्ष है। पहला निष्कर्ष है सरकार का, और वो मीडिया के द्वारा बताने की कोशिश कर रही है कि ये क्या है, ये केवल लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। क्योंकि पहले 226 जिलों में नक्सलवाद था, अब ये फैलकर 272 जिलों में फैल गया है। इसलिए सरकार कहती है लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। और सरकार के बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार ने जो 91 से नई आर्थिक नीति अवलंब की है वो आर्थिक नीति का एक परिणाम है। लेकिन बामसेफ तथा भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब का ये कहना है, ये निष्कर्ष है कि भारत सरकार और भारत सरकार में शामिल ब्राह्मण लोग आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे लगता है ये तीसरा जो है वो सही है, क्योंकि भारत सरकार और भारत सरकार में शामिल ब्राह्मण लोग आदिवासी लोगों को जो संविधान अधिकार मिले हैं वो संवैधानिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं। अब ये नक्सलवाद है क्या? बहुत सारे लोग नक्सलवाद 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 करते हैं। जब एससी और एसटी के लोग आरक्षण मांगते हैं तो ब्राह्मण लोग उनको कहते हैं ये आरक्षणवादी है। ओबीसी लोगों को कहते हैं ये जातिवादी है। मुसलमान लोगों को कहते हैं ये आतंकवादी है। और आदिवासी लोगों को कहते हैं ये नक्सलवादी है। और ब्राह्मण कौन है? राष्ट्रवादी है। मतलब ब्राह्मण राष्ट्रवादी है, आदिवासी नक्सलवादी है, मुस्लिम आतंकवादी है, एससी एसटी आरक्षणवादी है, और मराठा कुंबी और ओबीसी लोग ये जातिवादी है। मतलब हर किसी को एक नाम दिया है और खुद कहते हैं हम राष्ट्रवादी है। तो ये नक्सलवाद क्या है साथियों? वेस्ट बंगाल में नक्सलवाड़ी नाम का एक गांव है। इट इज अ प्लेस, इट इज अ विलेज इन वेस्ट बंगाल। ये पश्चिम बंगाल में नक्सलवाड़ी नाम का एक गांव है और उस गांव से ये आंदोलन शुरू हुआ, इसलिए इस आंदोलन को नक्सलवादी आंदोलन कहते हैं। अभी सवाल है आंदोलन शुरू किसने किया? जिन 2 आदमी ने इस आंदोलन को शुरू किया उनका नाम है, एक चारू मुजुमदार और दूसरा है कनु सन्याल। चारू मुजुमदार भी ब्राह्मण है, कनु सन्याल भी ब्राह्मण है। ब्राह्मणों ने नक्सलवादी आंदोलन शुरू किया और आदिवासी के माथे पर ठप्पा मारा कि यह आदिवासियों का आंदोलन नक्सलवादी आंदोलन है। इसलिए साथियों हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि असल में नक्सलवाद क्या है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात है वो ये बात ये है कि जहां हमारे आदिवासी भाई बसते हैं उन्होंने नक्सलवाद क्यों शुरू किया, नक्सलवादी आंदोलन शुरू क्यों किया? 91 से यह आंदोलन लगभग समाप्त हो चुका था, लेकिन फिर दोबारा ये आंदोलन कैसे फिर शुरू हुआ, इसका
पुनर्स्थापना कैसे हुई, ये देखने के लिए भी एक उदाहरण देखना जरूरी है। जैसे मैंने अभी कहा कि जहां आदिवासी बसते हैं, उन आदिवासियों के नीचे जंगल में, उस जंगल के नीचे 89 प्रकार के मूल्यवान धातु है, और जिसकी अंदाजित कीमत है 11,000 लाख करोड़ रुपए। और ये सैटेलाइट सर्वे हुआ भारत सरकार की मदद से। विदेशी कंपनियों ने, मल्टीनेशनल कंपनियों ने, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इसका सैटेलाइट सर्वे किया, और सर्वे के बाद इनको ये खनिज पदार्थों का पता चला, इस मौल्यवान धातुओं का पता चला। अब इनके मुंह में लालच, इनके मुंह में पानी आया और उनको ये जमीन चाहिए। मतलब विदेशी लोग, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वाले लोग, एमएनसी वाले लोग इस जमीन को खरीदना चाहते हैं। भारत सरकार यह जमीन उनको बेचना चाहती है। भारत सरकार ये जमीन उनको बेचना चाहती है। विदेशी लोग ये जमीन खरीदना चाहते हैं। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें एक समस्या है, और वो समस्या बाबा साहब अम्बेडकर ने निर्माण की है। विदेशी कंपनियां इस जमीन को, जहां आदिवासी बसते हैं, वह जमीन खरीदना चाहती है, और भारत सरकार उसको जमीन बेचना भी चाहती है। लेकिन एक समस्या है, और उस समस्या का नाम है डॉक्टर अंबेडकर। उस समस्या का नाम है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान, और उस समस्या का नाम है उस संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची, 5th and 6th शेड्यूल। क्योंकि ये 5वीं और 6ठी अनुसूची के अनुसार केंद्र सरकार, भारत सरकार कोई भी हो, आदिवासी की जमीन खरीद नहीं सकती, जबरदस्ती से छीन नहीं सकती, जबरदस्ती से छीनना छोड़ो, खरीद भी नहीं सकती। अब खुद भारत सरकार अगर 5वीं और 6ठी अनुसूची के अनुसार आदिवासियों की जमीन छीन नहीं सकती, खरीद नहीं सकती, जबरदस्ती नहीं कर सकती, तो विदेशी लोग ये जमीन खरीदे, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब भारत सरकार ये जमीन खरीद नहीं सकती, तो विदेशी लोग इसको खरीदे, इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता। और इसका मूल कारण है, कौन सा मूल कारण है? इसका मूल कारण है 5वीं और 6ठी अनुसूची। और 5वीं और 6ठी अनुसूची के अनुसार भारत सरकार और विदेशी लोगों का साठगांठ हुआ है, फिर भी भारत सरकार उनको बेचना चाहती है, पर बेच नहीं सकती। इसलिए भारत सरकार और विदेशी लोगों ने, बहुराष्ट्रीय कंपनियां चलाने वाले लोगों ने, एमएनसी चलाने वाले लोगों ने, मल्टीनेशनल कंपनियां चलाने वाले लोगों ने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया, एक गुप्त समझौता किया, और गुप्त समझौते के तहत उन्होंने आदिवासियों को उस जंगल से निकालने का, हकालने का, माइग्रेट करने का प्लान बनाया। क्योंकि अगर आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी जाते हैं तो उनको समर्थन नहीं मिलना चाहिए, इसलिए उनको नक्सलवादी घोषित किया। किसी का भी समर्थन नहीं मिलना चाहिए, ये बात उन्होंने निश्चित की, और निश्चित करने के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको समर्थन नहीं मिलना चाहिए, जो मानव अधिकार आयोग है उसका समर्थन नहीं मिलना चाहिए। और इतना ही नहीं साथियों, जो बिगर आदिवासी भारत में रहते हैं, वो बिगर आदिवासी लोग, जिसमें एससी के लोग हैं, जिसमें ओबीसी के लोग हैं, जिसमें एनटी, डीएनटी, विजेंटी के लोग हैं, जिसमें मुस्लिम लोग हैं, जिसमें क्रिश्चियन लोग हैं, जिसमें लिंगायत लोग हैं, जिसमें सिख लोग हैं, जिसमें बुद्धिस्ट लोग हैं, और जिसमें जैन लोग हैं, महिमा धर्मी वाले लोग हैं, इनका भी समर्थन नहीं मिलना चाहिए। मतलब आदिवासियों को सिंगल आउट करने के लिए उन्होंने ये प्लान बनाया और नक्सलवाद का मुद्दा लाया। मत बिगर आदिवासी है, हम एससी है, हम ओबीसी है, हम एनटी है, हम डीएनटी है, हम विजेएनटी है, हम मुस्लिम है, हम सिख है, हम क्रिश्चियन है, हम बुद्धिस्ट है, हम जैन है, हम लिंगायत है,
हम आदिवासियों को समर्थन देना चाहते हैं, लेकिन जब भारत सरकार उनको नक्सलवादी कहती है, जब मीडिया उनको नक्सलवादी कहते हैं, तो हम कैसे समर्थन देंगे? मतलब बिगर आदिवासियों को किसी भी हालत में समर्थन नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए वो आदिवासियों को आइसोलेट करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं और अलग करके पीटना चाहते हैं। ये जितने जल्दी आदिवासी लोग समझे, उससे भी ज्यादा जल्दी जो बिगर आदिवासी है उन लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए। और इसलिए आदिवासियों को अलग करने के लिए ये अलगीकरण का मुद्दा है, ये सेग्रीगेशन का मुद्दा है। और आदिवासियों को अलग करने के लिए इन्होंने गैर आदिवासी का आदिवासियों को समर्थन ना मिले, क्योंकि ये न्याय संगत लड़ाई है, न्यायपूर्ण लड़ाई है। आदिवासियों को न्याय मिलना चाहिए। बिगर आदिवासी समर्थन देना चाहते हैं, लेकिन उनको केवल नक्सलवादी घोषित करने की वजह से बिगर आदिवासी उनको समर्थन देने के लिए तैयार नहीं, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी उनको न्याय मिलने वाला नहीं, इसकी उन्होंने पूरी व्यवस्था की है। इसलिए तो सरकार कहती है लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इसलिए तो सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका कहती है ये नई आर्थिक नीति का परिणाम है। इसका मतलब है ये जानबूझकर प्लान बनाकर सब हो रहा है।